ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो एक व्यूअर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हेलो सर, यू एंड आचार्य प्रशांत टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इट इज़ एन एक्टर हु इज़ बैड, नॉट एक्शन, एंड द एक्टर नीड्स टू बी रीफॉर्म. So how to bring those changes in oneself? Is it by will or observation or something else? तो क्योंकि हमारा हिंदी का चैनल है तो मैं एक बार इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि मैंने भी कई बार इस पे बात की है और आचार्य प्रशांत भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं। ये जो सवाल है वो कर्मयोग से रिलेटेड है कि जिन लोगों को कर्मयोग के चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादातर कर्म योग को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो कर्म योग को इस तरह से समझते हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, बहुत सिंपल प्लेन वर्ड्स में। बट ये मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अच्छा कर्म निकलेगा किससे? एक अच्छे कर्ता से, और बुरा कर्म निकलेगा किससे? बुरे कर्ता से, क्योंकि कर्ता कर्म से पहले है। तो एक आम सोच ये कहती है कि आप कर्म को बदल दो तो कर्ता को बदला जा सकता है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं कर्ता को बदले बिना कर्म को बदलने का कोई उपाय नहीं है। कर्म तो सिर्फ आउटकम है। कर्म ये बताता है, कर्म कर्ता की तरफ इशारा करता है। कर्म ये बताता है कि कर्ता कैसा है आपका। तो वो यही पूछ रहे हैं, उसी से रिलेटेड सवाल है कि आप ये बोल रहे हैं कि जो एक्टर है वो बुरा होता है या वो अच्छा या खराब होता है, जो एक्शन है वो अच्छा या खराब नहीं होता। तो आप एक्टर बोल रहे हैं या कर्ता बोल रहे हैं, बात एक ही है, या कंट्रोलर बोल रहे हैं या ऑब्जर्वर बोल रहे हैं, कृष्ण मूर्ति की भाषा में बात एक ही है। तो इसको ठीक है, बात मुझे समझ में आ गई, वो ये कह रहे हैं, लेकिन अब इसको जीवन में लाएं कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चेंज को लाएं। हम अपने एक्टर को या कर्ता को सुधारें कैसे? एक्टर विल के थ्रू ये काम करें, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये काम करें, या कुछ और है, वो आप बताइए। तो एक बहुत सीधा सा जवाब तो यही है इसका कि ऑब्जर्वेशन, बहुत जिसको बोध बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत में जिसको बोध बोला गया है, वही है इसका सीधा सा उत्तर। लेकिन जो बोध से लोग समझते हैं वो भी अब कहना मुश्किल है कि आप बोध जब शब्द बोला जा रहा तो आप उससे समझ क्या रहे हो, क्योंकि बोध कोई ऐसी चीज नहीं है जो सडनली प्रकट हो जाता है। सडनली प्रकट नहीं होता, इसे आपको नर्चर करना पड़ता है थ्रू प्रैक्टिस। थ्रू प्रैक्टिस किस तरह की प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो? आप योग के थ्रू भी जा सकते हो। योग में बहुत सिस्टमैटिक तरीका है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट समझ में आता है, दो तरीके हैं, या तो आप इसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो आप योग के रास्ते से भी जा सकते हो, अष्टांग योग के रास्ते से भी जा सकते हो। डायरेक्टली तरीका तो बुद्ध का है, कृष्ण मूर्ति का है, या ओशो भी इसकी बात करते थे, या फिर आचार्य प्रशांत भी इसी की बात करते हैं कि आप बोध को जगाओ। सीधी सी बात है, बोध को जगाने का मतलब है अपने विचारों के प्रति अवेयर रहना, अपने एक्शंस के प्रति अवेयर रहना। जब आप अवेयर होते हो ना, तो आपके पास एक चॉइस का एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं इसे करूं या नहीं करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत गुस्से वाले आदमी हो और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो जब आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से से परेशान भी हो, तो आप क्या करते हो? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। आप क्या कर रहे हो? आप एक अपोजिट थॉट पैदा कर रहे हो, और इन दोनों थॉट की लड़ाई हो जाएगी। और अगर दो थॉट आपस में टकरा रहे हैं, तो जो हिंसक थॉट है, जो गुस्से वाला थॉट है, वो ज़्यादा पावरफुल होगा ऑलवेज। गुस्से को आप दबा के नहीं रोक सकते। लेकिन जब आप अवेयर होते हो उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है, और इसे एक फैक्ट की तरह देखते हो कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे गुस्सा आता है, मैं एक गुस्सेयारा आदमी हूं, गुस्सा करने वाला आदमी हूं, इसे फैक्ट की तरह स्वीकार करते हो, इसे फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि आप पहले उसे एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर तो ये लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने के लिए एक ब्रेव इंसान की ज़रूरत होती है, एक बहादुर आदमी की ज़रूरत होती है। बहादुर आदमी ही अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करता है, क्योंकि बिना स्वीकार करे उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म करने का कोई तरीका नहीं है। तो
पहला तो चीज़ ये है कि आप तथ्य को तथ्य की तरह, फैक्ट को फैक्ट की तरह स्वीकारें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे माने कि मुझे गुस्सा आता है, और जब जिस मोमेंट में आपको गुस्सा आ रहा है वो मोमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश करें, जिन मोमेंट्स में आपको गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आए तो उसे दबाने की कोशिश ना करें, उसे आने दें। आप देखें कि गुस्सा जब आता है तो आपके बॉडी में कैसा फील होता है, किस तरह की बेचैनी मचती है। उस मोमेंट में आपके पास एक चॉइस होती है, तब विल पावर का जन्म होना शुरू होता है, तब विल पावर आपके पास आनी शुरू होती है। हमेशा इंसान होने का फायदा ये होता है कि आप चूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो। जब आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस मोमेंट में अवेयर हो, तो आप ये चूज कर सकते हो कि मैं इस गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करूं। क्या मैं भड़बड़ा के दूसरे पे सारा गुस्सा निकाल दूं, या मैं इस गुस्से को समझूं कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मेरी आदत खराब है, और मैं किस तरीके से इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म करूं। यही मीनिंग है प्रत्याहार का। योग में बात की जाती है प्रत्याहार की। 5वां चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ही है एनर्जी को वेस्ट ना करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि आपकी बॉडी में हर एक इमोशन, हर एक थॉट एनर्जी है। अगर वो बाहर जा रहा है, आपसे बाहर जा रहा है, तो वो वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे हैं। गुस्सा करते समय आदमी ऐसा ही हो जाता है जैसे एक बर्तन है जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, तो उसमें आप पानी डालोगे तो पानी सारा रिस जाएगा। कितना ही पानी डाल लो वो धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि बर्तन में छेद है। वो लीकेज है एनर्जी का। ये जो गुस्सा है, आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो क्या हैं? नेगेटिव इमोशंस आपके एनर्जी के लीकेज पॉइंट्स हैं। चिंता, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, ये सब क्या है? डर, ये सब क्या है? ये आपके लीकेज है। आपके एनर्जी लीकेज होती है इससे धीरे धीरे। मेंटल एनर्जी, बॉडी की जो, माइंड की जो मेंटल एनर्जी है वो लीक करती है इससे। इससे होता क्या है, आपका जो माइंड है वो सोचने समझने लायक नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती ऐसे माइंड के अंदर, सोचने समझने लायक नहीं रह जाता। अगर आपका माइंड फुल ऑफ एंजाइटी है, फुल ऑफ टेंशन है, डिप्रेशन है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर उससे भरा हुआ है, तो आपकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। और जिस माइंड की एनर्जी डिसिपेट होती है वो सोचने समझने लायक नहीं रहता, फिर क्लैरिटी तो होती नहीं है उसके अंदर। और अगर क्लैरिटी नहीं होती तो आप फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ढूंढ ही नहीं सकते। ये है ऑब्जर्वेशन से मीनिंग। ये मोटे मोटे शब्दों में ये है ऑब्जर्वेशन। दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व। आपको अपने थॉट ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इसको एक करने का, अगर आप सिस्टमैटिक वे में इसको करना चाहते हो, तो इसको सिस्टमैटिक वे में करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप लिखो बैठ के, किस तरह के थॉट पैटर्न्स आ रहे हैं आपके माइंड में। किसी भी अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो उससे रिलेटेड थॉट्स जो भी चल रहे हैं उन्हें लिखो, और उसमें फिर पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कोई ऐसा रिपीटेड पैटर्न है जो मैं घूम रहा हूँ जिसके अंदर। जैसे एक कॉमन एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी नया आईफोन रिलीज होता है तो आईफोन कम्युनिटी वाले या कोई भी जो आईफोन के दीवाने हैं वो उसे खरीदने में लग जाते हैं। आज तक हार्डली कोई मेजर चेंज हुआ है आईफोन के अंदर। पिछले 3-4 जितने भी मॉडल आए हैं, हार्डली कोई बड़ा चेंज हुआ है। अदरवाइज पूरा का पूरा आईफोन जो है सेम है, लेकिन फिर भी स्टिल होल्ड लगी हुई है। उन्हें ये कॉमन पैटर्न समझ में ही नहीं आता कि आप कितने ही आईफोन क्यों ना बदल लो, कितने ही महंगे फ़ोन क्यों ना बदल लो, लेकिन आप थोड़े टाइम के बाद उससे यूज टू हो जाओगे। ये एक सिंपल कॉमन पैटर्न है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप ये जो फ्रीक्वेंटली नई चीज़ों के पीछे पागल रहते हो ना, ये बंद कर दोगे, नई चीज़ें खरीदने का पागलपन। क्योंकि आप कितनी ही नई चीज़ क्यों ना खरीद लो, एक टाइम के बाद आप यूज टू हो जाओगे। जैसे ही यूज टू हो जाओगे वैसे ही उस चीज़ में से आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। आदमी के साथ यही अच्छी चीज़ भी है, यही खराब चीज़ भी है कि आदमी यूज टू हो जाता है। यूज टू चीज़ें, या जैसे कंफर्ट जोन भी बोलते हैं, माइंड का जो कंफर्ट जोन है वो अच्छा भी है, ख़राब भी है, अगर आप उसे ठीक तरीके से समझते हो। कंफर्ट जोन आपको सरवाइव कराने में हेल्प करता है।
अगर आप कंफर्ट जोन में थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो आप सरवाइव कर पाएंगे अच्छे से। आपको रेस्ट में जाने में हेल्प करता है कंफर्ट जोन, कि जो काम आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए, उसे ही करते रहिए। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डूब जाएं कंफर्ट जोन में, यूज्ड टू हो जाएं किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो आपकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं या अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो फिर ग्रोथ नहीं कर सकते, वो अटक जाते हैं एक जगह। और ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे कि मैं चाहता तो हूँ बहुत कुछ करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ ही नहीं पा रहा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। बट व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आपके पास एक विल पावर जन्म लेना शुरू होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इससे बाहर आऊं कि ना करूं। हमेशा विल पावर एक वरदान की तरह है इंसान के पास। आपके पास हमेशा ये विल पावर रहती है कि आप क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। विल पावर इसी चीज में, करने का नाम सिर्फ विल पावर नहीं है, ना करने का नाम भी विल पावर है। विल पावर आपको ये शक्ति देती है कि क्या करना है, क्या सही करना है, और कभी कभी ना करना भी अच्छा होता है। तो किस समय हमें क्या करना चाहिए और कभी कभी नहीं भी करना चाहिए, दैट इज विल पावर एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। चलो, आई थिंक कि कुछ हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। ओके, बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो जिसका किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प होती है तो सिंपली आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। कुछ पैसा नहीं जाता यार, और चैनल की ग्रोथ में आप लोगों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।